दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज का बड़ा ऐलान। बोले किसान नेता नहीं बता पाए कि वो चाहते क्या है, साफ है कि कुछ छुपा एजेंडा है। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये प्रदर्शन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमेशा किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। 11 से 12 बार वो उन लोगों से मुलाकात भी कर चुके हैं। किसान नेता कानून को लेकर अपनी आपत्तियों के बारे में नहीं बता रहे। इससे साफ होता है कि ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों को लेकर नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनका कोई एजेंडा छिपा हुआ है। इससे पहले भी अनिल विज ने कहा था कि जब भी कभी किसान बातचीत करना चाहते हैं, देश की सरकार बातचीत के लिए तैयार रहेगी, लेकिन हमने इनसे बार बार पूछा है कि वो तर्क के साथ बताएं कि कानून को लेकर उनकी समस्या क्या है। हम सुनेंगे और हल भी निकालेंगे। आपको बता दें कि अनिल विज ने साफ कहा है कि ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों के लिए नहीं, बल्कि इनका कोई छुपा हुआ एजेंडा है। आपका क्या मानना है? क्या अनिल विज का बयान सही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, यूपी में होगा बड़ा फेरबदल। अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक फेरबदल के कयासों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच में 1 घंटे से ज्यादा तक मुलाकात चली। आपको बता दें कि इससे पहले वह गुरुवार शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे। यही नहीं, उनकी मुलाकात के बाद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास पर पहुंची थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से यूपी में बड़े फेरबदल या फिर बड़ी रणनीति को लेकर हुई है। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से भी मिले हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक इन मीटिंग्स में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा कोरोना काल में यूपी सरकार की ओर से किए गए कामों की समीक्षा होगी। आपको बता दें कि फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच में तालमेल को लेकर बात होने वाली है। इसके अलावा यूपी चुनाव में निषाद पार्टी, अपना दल और राजभर को साथ लाने की रणनीति पर भी बात की जा रही है। और ये बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद का बड़ा ऐलान। बोले राशन माफिया के नियंत्रण में है दिल्ली सरकार, केजरीवाल की घर घर अन्न योजना भी एक जुमला। ये आपको बता दें कि दिल्ली में घर घर राशन पर जारी संग्राम अभी थमता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार के आरोपों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना काल में वो ना तो अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचा सके और ना ही मोहल्ला क्लिनिकों में दवा पहुंचा सके। हर घर राशन भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार राशन माफियाओं के नियंत्रण में है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार देश भर में 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चावल का खर्चा 37 रुपए प्रति किलो होता है और गेहूं का 27 रुपए प्रति किलो होता है। भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से जरूरतमंद गरीबों में अनाज बांटने के लिए देती है। भारत सरकार सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस खर्च करती है। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। देश के 34 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। अभी तक इस पर 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि दिल्ली में अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या परेशानी है या क्या दिक्कत है। इसके साथ ही भाजपा नेता ने उनसे पूछा है कि दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक पीओएस मशीन का ऑथेंटिकेशन क्यों शुरू नहीं किया। अरविंद केजरीवाल SC ST वर्ग की चिंता नहीं करते, प्रवासी मजदूरों की चिंता भी नहीं करते, गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिल्ली में इस जल्द ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने वाली है। इसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही इसे रोक दिया गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने पत्र लिखा और इस योजना
योजना को शुरू करने की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर स्मृति ईरानी का तगड़ा हमला। बोली, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक मुद्दे पर ट्वीट किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमलावर हो गई हैं। स्मृति ईरानी अक्सर गांधी के ट्विटर बयानों को लेकर पलटवार करती दिख जाती हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट में वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की वकालत की थी, जिस पर स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को ये अनुमति दे दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। इस पर स्मृति ईरानी का जवाब आया। उन्होंने कहा कि कहत कबीर, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। समझने वाले समझ गए होंगे। केंद्र सरकार ने पहले से ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है। भ्रम न फैलाएं, राहुल गांधी टीका लगवाएं। और ये बड़ी खबर, परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। कहा, जिनके घर शीशे के हों वे दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। ये आपको बता दें कि कई आरोपों से घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। परमवीर सिंह की उस याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसमें आईपीएस अधिकारी सिंह ने अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि आप खुद पुलिस में हैं और आपको राज्य की पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद बदले शिवसेना के सुर। कहा, सत्ता में साथ नहीं पर संबंध बरकरार। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना के सुर बदल गए हैं। शिवसेना ने कहा कि हम सत्ता में साथ नहीं पर रिश्ता नहीं टूटा। राजनीतिक मतभेद का मतलब ये कतई नहीं है कि व्यक्तिगत रिश्ते कमजोर हो गए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा शीर्षक से छपे संपादकीय में लिखा गया कि महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से मिले। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अन्य जगहों पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका संक्रमण महाराष्ट्र में न फैले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमेशा प्रधानमंत्री का मान रखा है। मंगलवार को उन्होंने विनम्रता पूर्वक राज्य की समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखी, जिसे प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक सुना। ये समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी। शिवसेना ने कहा कि मोदी और उद्धव की मुलाकात जिस तरह से राज्य शिष्टाचार का हिस्सा थी उसी तरीके से व्यक्तिगत रिश्ते की भी थी। इसलिए दिल्ली की इस भेंट पर इसके आगे लंबे समय तक चर्चा की धूल उठती रहेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम सत्ता में साथ नहीं हैं पर बीजेपी से रिश्ता मजबूत है। और ये बड़ी खबर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं। जाने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन। ये आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत पर अब कम हो गया है, लेकिन देश अब खुद को तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा के इंतजाम करने में लगी है। केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सरकार ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा कि 6 से 11 साल के बच्चे मास्क पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ माता पिता की देखरेख या फिर डॉक्टरों के परामर्श के बाद। इसके अलावा मास्क पहनना वयस्कों के लिए भले ही अनिवार्य हो, लेकिन 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बच्चों को स्टेरॉयड देने से बचाया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की सलाह भी दी गई है। गाइडलाइन में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल से भी बचने की सलाह दी गई है। और ये बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है, लेकिन उसे जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, निरक्षरता और उचित
परिवार नियोजन की कमी की मुख्य वजह है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समुदाय के नेताओं से आत्मावलोकन करने और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया है। और बड़ी खबर, जितिन प्रसाद आखिरी नहीं बल्कि पाला बदलने को तैयार हैं कांग्रेस के कई खिलाड़ी। मिशन 2022 की राह में कांग्रेस की कई मुश्किलें। ये आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस में नए चेहरे आए नहीं और पुराने चेहरे जा रहे हैं। मिशन 2022 धुंधला होता जा रहा है। कांग्रेस का संकट काफी ज्यादा है। 2022 के मद्देनजर संकट के कील कांटे दुरुस्त करने के साथ पार्टी से जाने वालों को रोक पाने की दोहरी चुनौती सामने है। चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ऐसे में अपने बड़े चेहरों को बचाने के लिए कांग्रेस को पुरजोर कवायद करनी होगी। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक कई चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें ताजा नाम जितिन प्रसाद का है और ये आखिरी नाम नहीं है। पार्टी के अंदर खाने में चल रही हलचल बता रही है कि चुनाव के पहले कई चेहरे पाला बदल सकते हैं। जितिन G23 का हिस्सा थे और शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखने के बाद से साइडलाइन किए गए थे। राज बब्बर और RPN सिंह भी G23 का हिस्सा रहे और इन तीनों ही नेताओं को पिछले वर्ष बनी कमेटियों में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। संकेत साफ है कि नेतृत्व इन्हें हाशिए पर डालेगा तो ये भी पार्टी छोड़ने में नहीं हिचकिचाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि आंदोलनों का जल्द समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।